नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट जीएसटी के बारे में। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए आज हम अकाउंटिंग के इस जाल को एक बहुत ही सिंपल और मजेदार गणित में बदल देंगे। तो बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखिए, बिजनेस को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन अक्सर एक ही सवाल से शुरू होता है। क्या सच में टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता है? मतलब एक ही चीज पर बार बार टैक्स? आज हम इसी डर को दूर करेंगे और सोर्स मटेरियल के आधार पर समझेंगे कि असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो आइए इस पूरी प्रोसेस को एक कैलकुलेटर के बिजनेस के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जयपुर में एक व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करता है कैलकुलेटर बनाने का। अब जरा इस लेन देन की साइकिल को देखिए। कैलकुलेटर बनाने के लिए क्या चाहिए? प्लास्टिक। तो वो मुंबई से 100 रुपए का प्लास्टिक खरीदता है। अब सरकार ने इस पर 18% जीएसटी तय किया है, तो उसने सप्लायर को 18 रुपए एक्स्ट्रा दिए। फिर वो अपनी मेहनत से एक बढ़िया कैलकुलेटर तैयार करता है और उसे एक कस्टमर को 500 रुपए में बेचता है। इस बिक्री पर भी 18% टैक्स लगता है, यानी वो कस्टमर से 500 रुपए के साथ साथ 90 रुपए टैक्स के वसूलता है। अब जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखिए। खरीदते टाइम 18 रुपए टैक्स दिया और बेचते टाइम 90 रुपए टैक्स कलेक्ट किया। अगर ये दोनों ही अमाउंट बिना किसी एडजस्टमेंट के सरकार को देने पड़ जाएं, तो कुल टैक्स तो 108 रुपए हो जाएगा। मतलब बिजनेसमैन ने मेहनत भी की और उसे डबल टैक्स का बोझ भी उठाना पड़ा। ये तो सरासर नाइंसाफी लगेगी, है ना? यहीं पर बात आती है नेट टैक्स पेएबल की। चलिए देखते हैं कि कर प्रणाली वास्तव में इस डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है। इसका जवाब छिपा है वैल्यू एडिशन में। इस टेबल को देखिए, गणित बिल्कुल साफ हो जाएगा। कच्चा माल था 100 रुपए का और फाइनल प्रोडक्ट पे का 500 रुपए में। तो बिजनेसमैन ने अपनी स्किल और मेहनत से कितनी वैल्यू ऐड की? पूरे 400 रुपए की, राइट? यही उसका मुनाफा है। अब लॉजिक ये कहता है कि अगर हम सिर्फ इस 400 रुपए की वैल्यू एडिशन पर 18% टैक्स निकालें तो वो ठीक 72 रुपए आता है। फेयर सिस्टम के हिसाब से उसे सिर्फ ये 72 रुपए ही देने चाहिए, न कि 90 या 108। तो फाइनली सेट ऑफ का कैलकुलेशन कुछ इस तरह काम करता है। जो 90 रुपए कस्टमर से आउटपुट टैक्स के रूप में कलेक्ट किए गए हैं, बिजनेसमैन वो पूरे 90 रुपए सरकार को नहीं देगा। वो कहेगा, देखिए मैंने 18 रुपए मुंबई वाले सप्लायर को पहले ही दे दिए हैं, तो बस 90 में से 18 माइनस कर दिए जाते हैं और वो सिर्फ 72 रुपए सरकार को जमा करवाता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सरकार को भी पूरे 90 मिल गए और बिजनेस पर भी कोई एक्स्ट्रा भार नहीं पड़ा। गणित को समझने के बाद अब इस पूरी प्रक्रिया को जरा अकाउंटिंग के नजरिए से देखते हैं। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इनपुट और आउटपुट टैक्स दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग होता है। जो इनपुट जीएसटी है वो कंपनी की बैलेंस शीट पर एक असेट यानी संपत्ति की तरह काम करता है, क्योंकि ये वो पैसा है जो आगे चलकर सरकार से एडजस्ट होने वाला है। दूसरी तरफ आउटपुट जीएसटी कोई बिजनेस की इनकम नहीं है। जो 90 रुपये कस्टमर से लिए गए हैं वो कंपनी के नहीं हैं, वो एक लायबिलिटी है, एक देनदारी है जो सरकार को चुकानी है। इससे थोड़ा और क्लियर करते हैं। प्लास्टिक खरीदते टाइम जो 18 रुपये दिए गए थे वो कोई बिजनेस का खर्चा या नुकसान नहीं है, वो बैलेंस शीट पर एक एसेट बन के बैठ जाता है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि परचेज पर दिया गया टैक्स कोई खर्चा नहीं होता, बल्कि एक वैल्यूएबल क्रेडिट होता है जिसे आप बाद में यूज कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, क्या हर चीज पर क्रेडिट मिलता है? यहीं पर नियम थोड़े सख्त हो जाते हैं और आते हैं हमारे ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। असल में सरकार हर तरह की खरीदारी पर इस टैक्स सेट ऑफ की परमिशन नहीं देती। मान लीजिए बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज के लिए जिम की मेंबरशिप ली, या किसी रेस्टोरेंट में शानदार पार्टी की, या ओनर ने अपने लिए कोई गाड़ी खरीदी। इन सब खर्चों पर सरकार इनपुट क्रेडिट नहीं देती, यानी इन मामलों में जो टैक्स दिया गया है वो फाइनल खर्चा ही माना जाएगा, कोई एसेट नहीं। और बात सिर्फ ब्लॉक्ड क्रेडिट्स की ही नहीं है। कुछ विशेष स्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां एक बार क्लेम किया गया टैक्स एसेट वापस करना पड़ता है, जिसे रिवर्सल कहते हैं। सोचिए, अगर वो मुंबई वाला प्लास्टिक खराब निकल जाए और उसे वापस भेजना पड़े, जाहिर है जब सामान वापस गया तो उस पर मिलने वाला 18 रुपए का क्रेडिट भी कैंसिल हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कैलकुलेटर को बेचने के बजाय फ्री सैंपल में बांट दिया, या ओनर उसे खुद के घर ले गया। सरकार का रूल बहुत क्लियर है, जब प्रोडक्ट बिका ही नहीं और आउटपुट टैक्स आया ही नहीं तो इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। उस टैक्स क्रेडिट को वापस यानी रिवर्स करना पड़ेगा। तो इन सभी नियमों और अपवादों को समझने के बाद चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और इस सिस्टम के बड़े फायदों पर नजर डालते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंट इनपुट आउटपुट का सेट ऑफ स्ट्रक्चर है ना, ये मैक्रो इकोनॉमी के लिए एक असली गेम चेंजर है।
सबसे पहली बात, ये टैक्स पे टैक्स वाली कैस्केडिंग प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है, जिससे सामान सस्ता होता है, पूरा देश एक कॉमन मार्केट बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स देखते हैं कि देश में इतनी सिंपल और कंप्यूटराइज टैक्स व्यवस्था है, तो वो यहाँ अपना पैसा लगाने के लिए काफी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है। एक इतनी सिंपल सी अकाउंटिंग प्रोसेस जहां बस खरीद के टैक्स को बिक्री के टैक्स से एडजस्ट किया जाता है, क्या हम कह सकते हैं कि एक पारदर्शी यूनिफाइड टैक्स सिस्टम ही वास्तव में किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण और असली इंजन है? इस सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। इस विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।